द सेल्स ओनियन शीट, मतलब ओनियन सेल होती है ना, तो उसमें एक न्यूक्लियस दिखेगा। अब ये बता रहे हैं कि उसमें न्यूक्लियस दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, वैक्यूल भी दिख जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं तो पता चल जाएगा अभी। ठीक है, ऐसे दिखेगा। और क्या दिखेगा? सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, 4 चीज दिखेगी। लेट अस सी इट, अभी देख भी लेते हैं। What are the things visible? ये रखो तो now onion peel under compound microscope, इसको आप देख लें तो इससे पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज आपको दिख रही है। तो ध्यान से देखने पर क्या आपको इसमें कहीं वैक्यूल भी दिखाई पड़ रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है? अब इसमें तो न्यूक्लियस है, हम और हाई मैग्निफिकेशन वाले में देखिए जरा, तो जिसमें हमको ये सब दिख जाए। यहाँ इसमें कुछ दिखा? अगर देखें वैक्यूल दिखा? कुछ तो नहीं दिखा। और देखो वो बोल रहा है 4 चीज दिखेंगी, वैक्यूल भी दिखेगा, पर अभी तक हम सफल नहीं हो सके हैं। तो किसी में भी हमको तो नहीं दिख रहा है, बट वो कह रहा है इट विल बी सीन, तो ये इसको हम देख ही लेते हैं। ये इसको हमने ओनियन पील निकाला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रखो, धीरे धीरे जब ये ठीक होता जाएगा। ये कल भी देखा था, अब देखो कुछ दिख रहा है क्या? और अभी तो इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, वैक्यूल कैसे दिख जाएगा? वैक्यूल स्टेन भी नहीं होता है। अब लेकिन ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमें तो नहीं दिखा। दिख पाएगा क्या वैक्यूल? नहीं दिखता। अच्छा, हाई रिजोल्यूशन में भी देख लें, लेकिन दिखता नहीं, वो स्टेन ही नहीं होगा, कोई देख नहीं पाएगा। व्यूइंग ए डाइकॉट लाइफ अंडर ए माइक्रोस्कोप, ये भी देख लो। पावर माइक्रोस्कोप से भी देख लो। चलो, और आगे ये लो पावर माइक्रोस्कोप है। You can see a clear blue dot inside, which is the nucleus. डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, न्यूक्लियस भी दिख रहा है। The nucleus is located towards the periphery of the cell. और क्या दिखाई? You also see that these cells are rectangular in shape, वो सब ring-like, and are absolutely closely packed, because you want an इतना ही? interval where the nucleus has taken up a dark blue stain. Let us do this on a high power. अब high power का If देखो। we can magnify the nucleus and the cytoplasm a little further. तो इसने मैग्नीफाई कर दिया, देखो दूसरा लगा दिया, 3 होते हैं। So you see, under high power, you see less number of cells. Why? Because when you are magnifying the tissue in a microscopic field, in low power, देखो ये you लो see पावर है a और ये हाई पावर, दोनों दिख रहे हैं। therefore you can see a larger number of cells. The moment you use a higher magnitude is the cytoplasm. देखो कह रहा है We साइटोप्लाज्म cannot दिख see the जाएगा, cell चलो दिख गया। organelles because for that we need a much But higher vacuole अभी भी नहीं magnification, बताया ना। which is possible with the help of लेकिन the हमारे vacuole. ऑप्शन में बिना वैक्यूल, हाई पावर, लो पावर में तो वो भी नहीं दिखेगा। I'm sure you कह will. रहा है वैक्यूल हमें We नहीं will be दिखा। back with more such virtual practical classes from Manoj Academy. मनोज एकेडमी में देख लेना बाकी। चलो, सो ठीक है, अगर कभी ऐसा आपका ऑप्शन आ जाता है और वैक्यूल नहीं हो तो दिक्कत देना, वैक्यूल दिखता नहीं है। चलो, which is incorrect pair? 13 का incorrect pair कौन सा है? ठीक है, लाइसोसोम को कह रहा है secretory granules. So let us see this. ए में ए ही है। Okay.
देख रहे हैं। सेक्रीशन का मतलब उसमें से कुछ जूस निकलना, तो ऐसा होता है। अब कुछ ना कुछ तो एंजाइम्स वो सेक्रीट करता ही है। सब भी आंसर तो अब इसका आंसर भी देख बिल्कुल नहीं लें। गलत है। 13 लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स, क्योंकि ये एक तरीके से हम उसका नाम अल्टरनेट निक नेम दे रहे हैं। तो सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स नाम नहीं होता है कोई, उसका नाम निक नेम दो ना। तो जैसे हम कहें कि इस कोचिंग का दिमाग है उत्कर्ष, तो फिर ये होगा दिमाग ऑफ कोचिंग, ऐसे। तो ये निक नेम। तो लाइसोसोम का निक नेम क्या है? सुसाइडल बैग। तो इसलिए सेक्रेट तो कर रहा है, वो एंजाइम सेक्रेट कर रहा है, तभी तो चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं लाइसोसोम। लेकिन फिर भी उसका निक नेम तो नहीं दिया गया है। उसका निक नेम क्या है? सुसाइडल बैग। इसलिए so, इसमें A is faulty. Lysosomes are suicidal bag of cell. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन में टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्रू सॉल्यूशन, फिटकरी डाल दो पानी में, स्टार्च डाल दो, NaCl। बोलो ऑप्शन बी। स्टार्च के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं और इनका साइज आप ये कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज का होगा। स्टार्च सोल्यूशन कुछ नहीं है, इट इज द थिक सोल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो ये स्टार्च है, ये आलू का जूस है बस, और ये पानी में नीचे देखो बैठ गया आलू हो, चावल हो, उसकी जो माड़ होती है ना, वही स्टार्च है। अब इसी में आयोडीन डाल दे तो डार्क पर्पल हो जाए। नहीं, इसकी टेस्टिंग होती कि नहीं स्टार्च की, तो इसी में आयोडीन डाल के तो जब आएगा तो दिखा भी देंगे। लेकिन ये चीज व्हाइट कलर का होता है चावल की माड़, और आयोडीन डाल दो तो बिल्कुल गहरा नीला हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब देखो ब्रेड में भी होता है। ब्रेड में, हाँ, गेहूं, चावल, मक्का, इन तीनों में स्टार्च है। आलू, सो इट इज कंडेंस फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर कोई पूछे स्टार्च क्या है, ग्लूकोज को थोड़ा और गाढ़ा करो, उसमें से पानी निकाल दो तो स्टार्च बन जाए। तो जो पौधे हैं वो अपना ग्लूकोज कैसे रखते हैं? अच्छा, ऐसे पौधे बताओ जो अपना भोजन जो वो स्टोर करते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही करते हैं। करेक्ट। जैसा कि उत्कर्ष ने बताया कि ग्रेप्स, हम बना के भी दिखा दें। इन्होंने कहा ग्रेप्स, ये ग्रेप्स है, इसमें C6H12O6 है। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज। और इसी का जो ग्रेप है, तो ग्रेप की वाइन भी बनती है और ग्लूकॉन डी भी बनता है। इसी को सुखा के पाउडर कर लो, ग्लूकॉन डी ग्रीन कलर के पैकेट में आता है, बेचो आनंद मेडिकल स्टोर में, तो ग्लूकोज हो गया। और लेकिन अब इसी में अगर ये कंडेंस हो, ये आलू है, तो इसमें होगा C6H10O5 के 1000 मॉलिक्यूल, N का मतलब 1000 से ज्यादा। तो इसी में से वाटर निकाल लो, जरा वाटर निकालो -H2O, तो क्या होगा बोलो? C6H10O5। तो यही चीज है, और वो सब आपस में जुड़ जाए उसको स्टार्च कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे स्टार्च क्या है, तो तुमसे पूछे भाई स्टार्च तुमने आलू खा ली है, तो आलू खाने के बाद तुम्हें क्या होगा, तो अमन तुम क्या बोलोगे? प्यास लगेगी, क्योंकि इससे पानी निकाला गया। अब इसको पानी दो तब तो ग्लूकोज बने, और फिर ग्लूकोज को भी और तो अगर तोड़ना है तो ग्लूकॉन डी को भी पानी में ही मिला के पीते हैं, तब ये CO2 और वाटर में टूटेगा। ये सिंपली नहीं टूटता है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी कैसे मिलती है? जब हम ग्लूकोज को, हमारी हर सेल में रेस्पिरेशन होता है, तो जो ग्लूकोज हमने सेल को दिया तो वो क्या करेगा बताओ? इसको वाटर दे दो, ग्लूकॉन डी, और क्या दे दो बताओ? ऑक्सीजन, क्योंकि सांस ली, ग्लूकोज खाया, पानी पिया दो लोगों ने, ठीक है। अब जरा देखो इसके बाद क्या हुआ होगा? CO2 बन गया, CO2 बाहर निकल गई, और क्या बना बताओ? CO2 बनेगा 12H2O। जितना पानी पियोगे उसका डबल पानी बनेगा। अगर तुमने 6 बोतल पानी पिया है तो 12 बोतल यूरिन बनेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। सो वॉट एवर वाटर इज कंज्यूम, डबल ऑफ द वाटर इज क्रिएटेड। बोलो, बात समझ में आ गई? लेकिन वाटर की जरूरत होती है, तो आलू खाने के बाद हमें क्या होगा? पानी की आवश्यकता होगी ही, क्योंकि उसी वाटर से तो टूट के वो बने, पहले वो बने और फिर उसके बाद और टूटे। तो ध्यान रखना,
आलू खाने के 4.5 घंटे बाद दौड़ना, क्योंकि स्टार्च को ग्लूकोज बनने में ही 4.5 घंटे लग जाते हैं। और ग्लूकॉन डी जान में जान डाल दे पीते ही। ग्लूकॉन डी पियो तुरंत दौड़ो, क्योंकि ग्लूकॉन डी तो टूटा हुआ है, लेकिन स्टार्च खाने के कितने बाद घंटे बाद 4.5 घंटे, और चीनी खाने के आधे घंटे, क्योंकि चीनी कुछ नहीं है, इसके 2 मॉलिक्यूल मिल जाए तो C12H22O11 और उन दोनों में से एक वाटर निकल जाए। अगर डबल करो तो कितना होना चाहिए बताओ? C12H24, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसमें से एक वाटर कम है। तो जब भी कंडेंसेशन होता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलते ही है। तो ये हो गया ग्लूकोज, और इसको क्या कहेंगे चीनी को? स्यूक्रोज। चीनी कैसे बनती है? दैट इज इट इज केन शुगर, गन्ने की चीनी। तो ग्लूकोज सुक्रोज तो वो गन्ने में ही है, गन्ने जब उग जाता उसी में चीनी है। थोड़ा कंडेंस हुआ और ज्यादा कंडेंस हो जाए तो सूख जाए गेहूं की तरीके, तब स्टार्च है। मक्के की तरह सूख जाए नहीं। अब देखो, तो यहां आपने देख लिया कि ये सब इन तीनों में ग्लूकोज और सुक्रोज, और इसको क्या कहा तुमने? दैट इज, इसको क्या बोला? स्टार्च। इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट कौन है? सबसे सही अमन ने बताया, बोला ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है। ये मोनोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड। जो बच्चे आसान भाषा में समझना चाहें तो मोनो शुगर, डाई शुगर, पॉली शुगर। तो अकेले ये मिनिमम शुगर यही है, इससे नहीं, इससे टूटे तो ये बन जाए। तो ये मोनो शुगर 2 मिले, 2 मोनो शुगर मिले तो क्या? डाई शुगर, और 1000 मिले पॉली शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ग्लूकोज टूटेगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी? बता दिया, 38 ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है, एनर्जी करेंसी है। तो ग्लूकोज के टूटने पे क्या होगा? 1 ग्लूकोज टूटेगा तो 38 ATP माइटोकॉन्ड्रिया देता है, इसीलिए तो उसे पावर हाउस कहते हैं। तो इट इज द रेट। अब देखो 14 जिंडाल इफेक्ट में इसमें दिखाया जाएगा स्टार्च प्लस वाटर। अच्छा, स्टार्च प्लस वाटर नमन कैसा सोल्यूशन है? सस्पेंशन है कि ये ट्रू सोल्यूशन है? बोलो मैम। हाँ दिव्या, कोलाइडर सस्पेंशन थोड़ी हो सकता है। दैट इज जो मिक्सचर है, देखो एक होता है मिक्सचर और एक क्या होता है? दैट इज प्योर सब्सटेंस। तो अब मिक्सचर भी 2 तरीके के हैं, ये दोनों तो मैटर के फॉर्म हुए ना, लेकिन मिक्सचर कौन से 2 तरीके के हो सकते हैं? होमोजीनियस समांगी मिश्रण, और ठीक कह रहे हो, और हेट्रोजीनियस असमांगी मिश्रण। इसी को सॉल्यूशन कहते हैं या ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन है, और इसके 2 पार्ट हैं, वो कौन से हैं? तो कोलॉइडल और सस्पेंशन। सस्पेंशन में तुम चावल की माड़ में क्या उसके पार्टिकल देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। तो जो तुम्हें आंखों से ना दिखा, जबकि सस्पेंशन में रेत के कण दिखाई पड़ते हैं, वाटर में या पानी में। तो इसलिए इट्स साइज इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और इसके लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अगर मैं कहूँ NaCl प्लस वाटर तो किसमें रखना चाहोगे? ट्रू सोल्यूशन में, कोलाइडल में, कि सस्पेंशन में? ट्रू में रखना चाहोगे, क्योंकि नमक पानी है, ये स्टेबल है, 1 महीने तक भी रखा है तो वैसे ही रहेगा कि नहीं। तो ये NaCl प्लस वाटर है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि चॉक प्लस वाटर को किसमें रखना चाहेंगे मैं? क्योंकि चॉक के पार्टिकल दिख जाएंगे आप, तो ये चॉक प्लस वाटर है, चॉक प्लस वाटर। और जबकि मैं स्टार्च प्लस वाटर को किसमें रखूं? तो ये स्टार्च है। स्टार्च प्लस वाटर दिव्या एक स्टेबल सॉल्यूशन हुआ कि अनस्टेबल? लेस स्टेबल, क्योंकि ये अगर मैंने थोड़ा हिला दिया है तो, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं हिलाया आपकी सुविधा के लिए, हिलाऊंगा तो एक दिन बाद नहीं नीचे बैठ गया कि नहीं? कई दिनों से रखे बैठ गया है।
यही हाल डिटॉल और वाटर को होगा। डिटॉल की बैच है 3-4 दिन बाद तुम देखोगे डिटॉल नीचे बैच। तो डिटॉल प्लस वाटर को कहाँ रखा जाए? कोलाइडल। सोप सॉल्यूशन को किस में रखा जाए? कोलाइडल। और ये तीनों। अच्छा आप मुझे इतना बता दें अमन कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट देगा कि सस्पेंशन? हाँ दोनों, क्योंकि यहाँ से ऊपर जो भी हो जाएगा वो क्या करेगा? वो स्कैटर करेगा। लाइट की स्कैटरिंग से तुम क्या समझते हो? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी हमने सर मैंने अरविंद ने कि इफ पार्टिकल हिट्स मान लीजिए इफ लाइट हिट्स ए पार्टिकल मोर देन साइज ऑफ इट्स वेवलेंथ, वेवलेंथ से बड़े आकार से करे। कल तुम्हें क्या बताया था बताओ? इफ लाइट हिट्स ए पार्टिकल लेस देन साइज ऑफ इट्स वेवलेंथ, तो वो क्या कर देगी? ये बताया था कि नहीं? डाइफ्रैक्शन होता है। लेकिन यदि मोर से करें तो क्या होगा बताओ? देन इट बाउंसेस बैक इन रैंडम डायरेक्शन। और इसको क्या कहते हैं बताओ? स्कैटरिंग। इसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ। जैसे जमीन में मोती की माला पटक दो तो क्या वो चारों दिशाओं में बिखर जाएगी मोतियां? बिल्कुल यही हालत स्कैटरिंग की भी है। बात समझ आ गई? लाइट बड़ी चीज पे टकराए तो उसकी एनर्जी क्या अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यही चीज होती है। तो उसके लिए साइज इंपॉर्टेंट है। जो इसमें स्कैटर कर सकता है क्या वो उसमें नहीं करेगा? इसका नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका साइज तो और बड़ा है। जब इसी में हो गया तो इसमें नहीं हो जाएगा? कह दो हमारी माला इस जमीन में तो पटकने से हो गई लेकिन हिमालय में नहीं, तो हिमालय में भी हो जाएगा। तो और बड़ा लैंड है, लैंडस्केप। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके से बोथ आर गिविंग टिंडाल इफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एलम प्लस वाटर आल्सो कम्स। एलम जानते हो? फिटकरी। फिटकरी नहीं देखा? देखा तो होगा ना? जो कहीं पर चोट लग जाती है तो फिटकरी लगाते हैं। पहले तो लोग जब शेविंग करते थे तो पापा लोग तो इसको रखते ही थे। अभी आजकल वो क्या होता है कि आफ्टर शेव लोशंस आ गए। ये फिटकरी है। या कई बार हार्ड वाटर है, पानी गंदा है तो मम्मी 2 बार घुमाती है, उसके ऊपर सारी गंदगी आ जाती है। 10 रुपए का मिलता है। और ये 2 बार घुमाओ सारी चीज प्रेसिपिटेट ऊपर होता है। फिर उसको स्किन ऑफ कर लो। तो ये चीज कहीं चोट लग जाए लगा दो, ये ब्लड क्लॉटिंग कर देगा या कोएगुलेशन कर देगा ब्लड। तो इसको आफ्टर शेव में पहले लगाया जाता है। अभी भी सभी जगह रखा रखते ही हैं। कई बार हेयर कट लेने गए होगे तो रखा ही होगा। तो नेक्स्ट देखो, तो ये एलम एंड वाटर इसी में आएगा। एलम का मतलब फिटकरी होता है। फिटकरी के पहाड़ कहा जाते हैं। तोड़ दिया। Which of the following are homogeneous in nature? इनमें से कौन सा ऐसा होगा which has uniform composition? Uniform homogeneous mixture कैसा होता है? होमोजीनियस आइस तो होती ही है। और 1 and 4 होना चाहिए, सी होना चाहिए। 16th देखिए, क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग रेनिंग। खरीफ होगी। खरीफ में क्या क्या बोया जाएगा? राइस। पैडी होगी कि नहीं? हाँ। ग्राम तो दोनों में ही होता है। वीट तो रबी की है, ठंडी की फसलें इस समय बोई जा रही है। अभी ट्रेन से जाओ तुम्हें सब गेहूं की फसल भी दिखेगी। ब्लैक ग्राम जो पी दैट इज पीजन की क्या स्पेलिंग होगी? कौन सा वाला? ये ग्वार की फसल। पीजन को क्या कहते हैं? वो चंदन ने तुरंत बता दिया। जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं ना वो जानते हैं चीजें। ठीक है। अब 19th क्वेश्चन देखो। If a particle, सुन लो, if a particle is moving with constant velocity, then the average velocity for any interval of time is instantaneous velocity. Instantaneous velocity का क्या मतलब समझते हो उत्कर्ष? और एवरेज वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस में थोड़ा टाइम के लिए होती है। करेक्ट। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी तुम कैमरा लो और अपने स्पीडोमीटर की फोटो खींच लो और उसमें टाइम भी आए
स्नैपशॉट लेते समय, तो बोलना 7:11:12 पे मेरे स्कूटी की वेलोसिटी ये थी और ये उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नहीं, आप स्कूटी में किसी बच्चे को खड़ा कर दो फोन लिए रहो और इसको स्नैप कर लेना और उसमें टाइम दिया जाए, तो टाइम के साथ वो खींच लेगा। तो किसी दैट इज वेलोसिटी ऑफ एनी व्हीकल या ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर क्षण में किसी वस्तु के वेग को उसका त्वरित वेग कहा जाता है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। और औसत वेग क्या हुआ? इन ए स्पैन ऑफ टाइम वॉट एवर इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ आई? वो रेशो से अब फोटो खींच लिया स्पीडोमीटर की, तो वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So let us write it. What is the instantaneous velocity? दो चीजें सिलेबस बुक में तो है ही है। तो जब तुम्हें एवरेज वेलोसिटी है तो उसका काउंटर पार्टी है 11th नहीं है, ये एक लिटरल मीनिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी पर्टिकुलर टाइम में जो वेलोसिटी उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करेंगे। इसमें कुछ सिलेबस में होने नहीं है, लिटरल मीनिंग है ना। The velocity of an object at particular time, पर्टिकुलर टाइम भी बोला जाता है या इंस्टेंट। तुमने इंस्टेंट फूड पैकेट सुने कि तुरंत डालो तुरंत बने, इंस्टेंट है ना, ऐसा कुछ आता भी ना नाम में, इंस्टेंट नूडल। हाँ, तो वो इंस्टेंट का मतलब है तत्क्षण, उसी क्षण, तत्क्षण। सो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? दैट इज द वेलोसिटी, ठीक है, ड्यूरिंग स्पैन ऑफ टाइम। रेशियो भी हाँ। रेशियो और फिर वो आगे लिख देंगे, ओके। तो उसकी तुलना में हम लिख रहे हैं ड्यूरिंग स्पैन ऑफ टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन बताओ, ये तो बात हो गई। रीजन तो पड़ता है। Then the average velocity is equals to, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? मैं ये बताओ। जो कांस्टेंट रहे, जो कभी तो जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम हाँ, इक्वल डिस्टेंस एंड द स्पीड विल बी सेम। बता दो एक बार ठीक से, मैं तो सब क्लास के लिए भी भला हो जाएगा ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस Yes. ट्रैवल कर रहा है। कितना अच्छा होता है। If object moves equal distance in equal interval of time in one direction, how smaller may be the time interval? May the time interval be infinitesimally small. कितना छोटा हो? Infinitesimally small. यानी यदि कोई वस्तु समान डिस्प्लेसमेंट करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, पहले सेकंड में 2 मीटर तो दूसरे सेकंड में 2 मीटर, देख लो, तो उसको क्या कहेंगे बताइए? कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर से देखो, अगर कोई चीज ऐसे चल रही है, वो बताइए कि 1 आवर में 1 किलोमीटर चले और फिर अगले आवर में भी 1 किलोमीटर चले और फिर अगले आवर में भी 1 किलोमीटर चले, तो क्या उसको कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही है? बोलो कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। जैसे अभिषेक ने मना कर बोला सर पता नहीं वो 1 घंटे में चल रहा था, हो सकता है वो आधे घंटे में चल गया, बोला अब आधे घंटे बाकी, चलो चाट पकौड़ा खाया जाए, फिर अगले आधे घंटे में चलेंगे। तो फर्जीवाड़ा कर सकता है ना, 1 घंटा बहुत बड़ा समय है, तो क्या पता जल्दी जल्दी चल के पहुंच गया हो ए से बी एंड पे, और फिर वहां पे सोचे अभी 15 मिनट बाकी है, चलो चाट पकौड़ा खाया जाए।
फिर दूसरे में फर्जी बना, तो लोग कहे नहीं नहीं 1 मिनट में बताओ, तो 1 मिनट में हमने देखा अच्छा चलो 1 मिनट में बताते हैं, 2 मीटर चल रहा। फिर दिव्या क्वेश्चन से हुआ वो 1 नैनो सेकंड में, पता नहीं इसने घपला ना किया हो, अंतिम नैनो सेकंड में खड़ा हो गया। दिव्या कहेंगे नहीं नहीं 1 सेकंड का नहीं लेंगे, नैनो सेकंड का दिखाओ मुझे, फिर मुझे नैनो सेकंड दिखाना पड़ेगा। फिर कोई इनसे भी बड़ा वैज्ञानिक आ जाएगा, क्या कहेंगे नहीं हमें पिको सेकंड का दिखाओ, तो पिको सेकंड का भी दिखाना पड़ेगा। फिर कोई कहेगा नहीं मुझे तो ऑक्टो सेकंड का, फिर योटो सेकंड, तो वो 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -15, 18 तक वो योटो पे पहुंच गए। तो फिर इसका मतलब है कि हमें क्या लिख देना चाहिए, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन वन डायरेक्शन, हाउ स्मॉलर मे बी द टाइम इंटरवल। सीधी बात बोल दो, कोई कितना छोटा टाइम इंटरवल क्यों ही ना कर ले, वो समान दूरी समान समय में चल रहा हो, तो उस स्पीड को क्या कहेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी। वो बता दी। तुम्हारा सवाल छीन लिए, तुम चुपचाप बैठे रहे। इतना सीधा बनने से क्या होगा बताओ। तुमको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मोदी कितना कर रहे हैं तुम्हारे लिए। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ते हैं ना। अगेन रिपीट अस्मिता, व्हाट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। वो तो फिर नहीं लड़ रही अपने हक के लिए। हाँ दिव्या बताओ, इनके अस्मिता के हक के लिए लड़ो। An object travels in same direction with constant with same time interval. ऐसा कुछ नहीं है, मन बताओ। If an object covers equal distance in equal interval of time in one direction, then हाउ स्मॉलर is the time मे बी द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड, चाहे समय सीमा कितनी भी, समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, टाइम इंटरवल का मतलब है समयान्तराल। देखो इस चीज को, देखो 3 लोगों ने अस्मिता के लिए लड़ा है, अब अस्मिता खुद अपने लिए लड़ेंगे। हाँ लड़ो अस्मिता। object travels in same direction in same. ठीक है, अब आप लड़िए अस्मिता। नहीं, कोई बात नहीं, कर साथ लड़ो। Object covers equal distance in equal interval of time in a straight line when रुक जाओ। उसके बाद in a straight line in equal interval of time। देविका लड़िया। रुक जाओ। If an object covers equal distance in equal interval of time in the same direction, how smaller? हाँ सही बता रही, बोलो। हाउ स्मॉलर मे बी द टाइम इंटरवल, समय कितना ही छोटा क्यों ना हो जाए। नहीं, आप छोटे छोटे टुकड़ों में भी देख सकते हैं। तो इफ सही बताया, इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम same time in one direction, how smaller may be, the time interval. इसको ब्रैकेट में डाल देना, may be the time interval, then it is called, इसे क्या कहेंगे अभिषेक, इसका दूसरा नाम क्या है बोलो। it is called कांस्टेंट वेलोसिटी का दूसरा नाम बताइए अभिषेक। करेक्ट, देखो चंदन बता दिए पहले, तुम नहीं बता पाए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो इसी को तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, एक समान गति ना। सर कल का टाइमिंग क्या है? कल सुबह रखना। सुबह पढ़ना है, हाँ, ठीक है। तो 10:30 पे आ जाना, 10:30 to 7:30. इतना लंबा नहीं चला वो। 2 घंटे। हैं? 2 घंटे। नहीं 12 बजे तक। ठीक है, सर 15 मिनट। बढ़ाई दो. इतना तो होना चाहिए। लग रहा है। फिर नहीं तो फिर इसमें 5 सेट इसी में अभी आपके सोशल साइंस के भी बात है। सोशल पढ़ते हैं। चलो अगला देखो। ओके, सो इसमें पहला आपने देख लिया। तो ये मुझे बताइए कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, ये देखा, तो क्या उसकी एवरेज वेलोसिटी उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होगी?
एक ही स्पीड से चलता चला जा रहा है, तो चाहे एवरेज निकालो या किसी पर्टिकुलर टाइम पे फोटो खींचो, दोनों सेम आएगी। जब देखो ऐसे चल रहा है, एक ही स्पीड से चलता चला जा रहा है, तो उसकी एवरेज भी वही आएगी और इंस्टेंटेनियस भी। सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात सही है कि नहीं? तो असर्शन करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका रीजन क्या है? एवरेज वेलोसिटी is 0 for a given interval of time, then the instantaneous velocity at same instant within this interval may be 0. तो average velocity is सर कॉर्ड के बाद आपने क्या लिखा है? कॉल बता देते हैं। So if average velocity is 0, तो instantaneous velocity of this may be 0. इसका क्या मतलब बता रहा है? क्या सही है? So R is not, ये गलत एक्सप्लेनेशन है कि अगर कह दें ये इस वजह से क्योंकि वो 0 होगी तो वो भी 0 होगी, ये कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ ना। रीजन ट्रू तो है, हाँ रीजन ट्रू है, रीजन ट्रू है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप बोलिए क्या पूछ रही हैं? सर वो जो आपने लास्ट लाइन लिखी है ना, देन इट इज कॉल्ड के बाद सर समझ में आया। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट लिख लो ना, इसी एस लगा, ठीक है। इट इज नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगला क्या है? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। Sir, 17th of 19. 17 है, but R is not correct explanation. Of A, ऐसे ऑप्शन को क्या कहा जाए? मान लीजिए इस चीज को क्या कहते हैं? वो बताते हैं बी है। Naphthalene, camphor, iodine, ammonium chloride are example of substance which undergo sublimation. नमन, क्या ये बात सही है? नहीं, सही है। और all solids are first converted to liquid and then gas on heating. ये तो आयरन की तरह तो फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। A is true but R is सही। A is true but R is R false. is false. ठीक है। लिखो इस चीज को, D हो जाएगा। A अच्छा C होगा। 18 हम लोगों को कौन सा है? 17 A is false। A को false क्यों बताना? क्या क्या चीजें हैं? नेफ्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और अंडर वो सब्लिमेशन, ये तो सही है। इसका सी होना चाहिए सर वो आंसर वाले पीडीएफ सही नहीं है सर। ना? आंसर वाले लेकिन आप नोट कर लो, हम देख लेंगे। हम ध्यान रखें। अब अगला देखो, वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। देखो जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट्स और सिंपल प्लांट्स में क्या अंतर है? जैसे ब्रायोफाइटा ये सब हैं, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, जो शुरुआती मॉस हैं, जमीन पे पत्थरों पे नहीं उगाते हैं, हल्के हल्के, उनमें ठीक से भी रूट डिस्टिंग्विश्ड रूट्स और लीफ भी नहीं आई हैं। तो ये सब ऐसे ट्री हैं, इन सब में कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब हम हायर में जाएंगे, तुमने देखा है कि नारियल का पेड़ देखा है? तो नारियल के पेड़ ये सब हैं, इनमें फूल नहीं होते। फिर एक उससे भी ऊंची कैटेगरी जिसमें फ्लावर्स होते हैं, और जहाँ फ्लावर्स होंगे तो क्या उनमें पॉलिनेशन भी होगा और उसमें जाइगोट भी बनेगा, क्योंकि जो स्टेमन उसमें पॉलन अंदर गिरेगा तो बनेगा कि नहीं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। और जाइलम और फ्लोएम क्या कंडक्टिव टिश्यू हैं, ये पानी और खाना ले जाते हैं। तो जो जिनमें जाइलम और फ्लोएम होंगे उन्हें क्या कहेंगे? कंडक्टिव टिश्यू। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए क्या कह रहा है? क्या चीज कह रहा है कि वेस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर। कॉम्प्लेक्स प्लांट का ये डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं उनमें तो कंडक्टिव टिश्यू ना हो तो फिर किस बात के कॉम्प्लेक्स? हम सब में जहाँ अलग अलग तरीके की वेन्स होती हैं, यानी ब्लड जिसमें जाता है उन्हीं सबको वेन्स कहते हैं या फिर आर्टरीज कहते हैं, यही सब तो होते हैं कि नहीं? तो या ब्लड कैपिलरीज बोल दीजिए, ब्लड कैपिलरीज वेन भी हो सकती हैं, जिससे ब्लड जो है हार्ट में जाए तो वेन, और हार्ट से बाहर जाए तो आर्टरी।
कुछ भाई हार्ट में भी तो जाएगा, जो खून वापस हार्ट में चला जाए तो किसके थ्रू जाता है? वेन के थ्रू। और हार्ट से शरीर में जाए, आर्टरीज बोल दो या धमनी, धमनी के द्वारा शरीर में धमकता है और शिराओं के द्वारा वापस ले लिया जाता है। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से प्लांट्स के कंडक्टिव टिश्यू कौन सा है? जाइलम एंड, ये बात सही है। वेस्कुलर टिश्यू हैज मेड सर्वाइवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट पॉसिबल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। क्या ये बात सही है उत्कर्ष? क्या वेस्कुलर टिश्यू की वजह से ही इन सभी मैदानी इलाकों में पौधों का जीवन संभव हो सका है? नहीं, वो करेक्ट, क्योंकि नहीं तो सबसे ऊपर की लीफ को पानी और खाना कैसे मिलता? जमीन से जुड़ी हुई चीजों को ही मिल पाता। सो व्हाई द लाइफ ऑफ दिस इज पॉसिबल फॉर द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ड्यू टू दिस कंडक्टिव टिश्यू। लेकिन क्या इसका ये रीजन हो सकता है? इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स मेड सर्वाइवल। सही तो लग रहा है मुझे। एंड आर इज द करेक्ट। 19th देखो, 19th कहते हैं बी, बोथ आर इज नॉट द करेक्ट। बोले ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स होने की वजह से, उसका रीजन नहीं दिया है, ठीक है। बिकॉज ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहा गया है बिकॉज दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है? दोज टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल, जैसे जाइलम में ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम और भी चीज होते हैं ना, और फाइबर्स होंगे, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू में उसे ये एक्सप्लेन करना चाहिए क्यों हम उन्हें कॉम्प्लेक्स प्लांट कहते हैं, क्योंकि वे कॉम्प्लेक्स टिश्यू से बने हैं। फिर इसके आगे हमें इसका रीजन ये देना चाहिए कि इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार के सेलों से बने हैं। तब तो रीजन सही माना जाता ना। ये कह देना इसीलिए वो जिंदा रहते हैं, ये रीजन ठीक नहीं हुआ। हमें बताना होगा कि क्यों वो कॉम्प्लेक्स प्लांट है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। फिर उसका रीजन क्या निकलता है? वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है? बिकॉज दीज आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड्स ऑफ सेल, 4 टाइप्स ऑफ सेल से बने, ठीक है कि नहीं। जैसे फ्लोएम है तो कंपेनियन सेल और पैरेंकाइमा दोनों है, फ्लोएम फाइबर भी है, ठीक है, और सीव प्लेट भी है। जबकि इसमें क्या कंपेनियन सेल नहीं है, पैरेंकाइमा है और इस जाइलम वेसल है, ठीक है, और इस तरीके से फाइबर है और ट्रैकिड्स। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए दिव्या? बी लिखो। अगला देखिए, ए हो क्या है अगला? Rutherford's atomic model was that it could not explain the stability of atom. It could not explain the stability of atom. तो अभी कल से आपका यही टाइम रहेगा डेली का, जो भी है ना, 10:30 बजे आना है, 12:15 जाना है, जब तक छुट्टी है। फिर शाम को फिर 10th वालों को भी हम 4 बजे कर देंगे, उनको भी, और फिर शाम को घर में बिताने का मौका मिलेगा। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या ये स्टेबिलिटी के बारे में बता सका था कि नहीं बता पाया? फेल हो गया 2.0। तो वो दूसरा क्या है? एनी चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। तो अगर मान लीजिए कि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमे तो क्या होगा बताओ? ये धीरे धीरे रिवॉल्व करते करते इसी में गिर जाएगा, क्योंकि भाई ये चार्ज पार्टिकल है। और क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है कि एक स्पीड से चल रहा है? दोनों में क्या बात सही है? रुको अरविंद को पता है, ये एक्सीलरेट कर रहा है कि एक स्पीड से चल रहा है? एक स्पीड से चल रहा है। बहुत अच्छे, आप बताओ अरविंद। एक्सेलरेट, हाँ आप बताइए। एक्सेलरेट उसमें लिखा है। चंदन ये बता तो करें ना कि लोग कैसे हैं, क्योंकि गलत सवाल पूछने पे जवाब कैसे आते हैं, हमें भी तो अच्छा लगता है सुनने। एनर्जी रेडिएट करके अंदर वो अलग बात है। हाँ बोलो सुहाना, एक्सीलरेट कर रहा है कि एक स्पीड से चल रहा है? रिटार्डेशन, दिव्या एक्सेलरेट एक्सीलरेट कर रहा है, ये सही बताया। बोलो सर दोनों कर रहा है, दोनों कर रहा है। एक स्पीड से भी चल रहा है लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन बदल रही है इसलिए इसे एक्सीलरेटेड मोशन। बहुत बड़ी बात कही है, देखो 9th में हो के कितने बड़े आंसर थे, कितना समझ है देखो चीजों टेंजेंट को। बोले स्पीड सेम होने पर भी क्या धरती की स्पीड सेम है? तो क्या धरती एक्सीलरेट करती है? हाँ क्योंकि हर पल वो अपनी डायरेक्शन बदल रही है। तो चूंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है
तो डायरेक्शन चेंज हो तो भी तो एक्सीलरेशन होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी तो फोर्स लगेगा। अब फोर्स लग गया तो क्या F इज इक्वल टू ma होता है, तो F लग गया तो a होगा ही। बात समझ आई कि नहीं? तो इस तरीके से एनीथिंग अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है तो डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए एक्सीलरेशन है। और जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी क्या कहती है विषय? Accelerating particle always radiated. तो इसने रेडिएट की, और अगर इसने एनर्जी रेडिएट की, अगर ये पेन अपनी एनर्जी कम कर दे तो अर्थ के पास है कि दूर जाए? पास है, धीरे धीरे और इसको और एनर्जी दो। सो इफ एक्सीलरेटिंग पार्टिकल रेडिएट एनर्जी देन इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ। ये सर्पिलाकार पथ पर अपने नाभिक के और करीब आता चला जाएगा और अंततोगत्वा ये नाभिक में ही समा जाएगा। ऐसा 10⁻⁻⁸ सेकंड में ही हो जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थिर है और इसकी स्थिरता केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही है। ये जेम्स मैक्सवेल ने कहा। सो दिस वाज द रीजन फॉर द फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो क्या ये दोनों चीजें सही हैं जो कही गई? क्या इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया? तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट रीजन। तो ये थ्योरी भी इन्होंने बता दी। 21 देखो सेक्शन बी, दिस इज द स्पाइरल पाथ। इस पाथ को क्या कहेंगे? सो इन स्पाइरल पाथ इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, it will radiate energy and ultimately fall inside nucleus. So Rutherford model is not stable for more than 10⁻⁸ इसलिए ऑर्बिट जैसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर बाद में नील्स बोर ने कहा कि हमारा मॉडल है उसमें वो खास जगह पे ही रहता है और वो वहां पे रेडिएट नहीं करेगा। इट इज जस्ट पैच वर्क। ऐसा उन्होंने उसका रीजन नहीं बताया, लेकिन बोले नहीं मेरा मॉडल खास है। अब क्यों खास है, ऐसा क्यों होगा, वो आगे की क्लास में 10th में आपको पता चली जाएगी। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताई गई। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो काइनेटिक एनर्जी E के लिख लें आप, E के इज इक्वल टू हाफ mv², जो कि 25 जूल है। तो ये 25 जूल हो गई। मास नहीं दिया है, वेलोसिटी 5 दी है, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया है। सो 25 इंटू 5 करो इंटू 2, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? 5²। वहां क्या बच जाएगा m? तो क्या 5² से 25 कट गया? तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? के बड़ा है, ई के में के बड़ा है। हाँ काइनेटिक में वो बड़ा ही है, बस केजी में के छोटा आएगा। अब मास पता चल गया। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, तो इसकी नई वेलोसिटी सृजना क्या हो जाएगी? कुमकुम देर में बताती है, और लोग बताएंगे। तो न्यू वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज डबल। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर वेलोसिटी डबल की जाए तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी 25 जूल थी, क्या वो भी डबल हो जाएगी? 50 जूल हो जाएगी कि नहीं? बोलो देविका। 4 टाइम्स इज डबल। तो नाउ अब जो v है आप उसे कुछ और नाम दे दें, v1, तो वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब e के 1, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ। मास तो नहीं बदलेगा ना, चलती हुई चीज है। अब उसकी स्पीड बढ़ा दो तो क्या उसका वजन बदल जाएगा? मास तो नहीं बदलेगा। तो हाफ mv1²। अब बताइए क्या क्या वैल्यू रखे हैं इसमें? बोलो बोलो 25 दिशिता बोलो। हाँ half into 2 into 5 देविका 10, क्योंकि 10 हो गई ना इसकी स्पीड। तो अभी यहाँ क्या रखा जाए? 10²। तो 2 से 2 कट गया, तो 100 जूल हो गया। अच्छा जो इसकी पहले थी, अगर तुमने डबल कर दी स्पीड, तो इसकी पहले जितनी एनर्जी थी उससे कितने गुना हो गई? हाउ मेनी टाइम्स इट हैज इंक्रीज? 4 टाइम्स। इट हैज बिकम 4 टाइम्स एंड देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 3 टाइम्स। दोनों में अंतर है। इंक्रीज 3 गुना का हुआ। 25 रुपए थे और 100 रुपए हो गए, तो इंक्रीज 3 गुना हो गया। और हाउ मेनी टाइम्स? इट हैज बिकम 4 टाइम्स।
4 गुना हो गई है, इंक्रीज 3 गुना का। बोलो बात समझ में आ गई? तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन बोले वही हम करें। सो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो बस वो ये कह रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो E(k1) हो गया। हाँ त्रिशु, अब हम आगे क्या करें ये तो बोलो, पर तो यही होगा। हाँ बोलो। ये शांत नहीं इतनी अच्छी लगती है, शांत बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। हाँ तो करो। इफ इज ट्रिपल तो क्या लिखा जाए? V2 लिख दो, इट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। नाउ E(k2) इज हाफ m और V2 स्क्वायर। नमन इसमें वैल्यू डालो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 15 स्क्वायर, तो ये 225 आ गया। आप मुझे बताइए कि अभी काइनेटिक एनर्जी पहले वाले केस से कितने गुना हो गई है? बताते नहीं हो, ये बताते नहीं, बोलो। और कितने टाइम इंक्रीज हुई है? 8 टाइम्स। बढ़त एक ही। 225 माइनस 20 करो ना, 25 तो 200। तो इंक्रीज कितना हुआ है समझ में आया? अगर कोई भी चीज है तुम्हारे पास 50 रुपए हैं, 1 गुना और बढ़ा दिया जाए तभी तो दुगना होगा। 1 गुना इंक्रीज कर दो तो दुगनी हो गई है, अब गुना 1 इंक्रीज है। जैसे यहाँ पे 4 गुनी हो गई है, लेकिन 3 गुना की बढ़त है। बढ़त कितने की? 25 का 3 गुना कितना होता है बताओ? 75। तो 75 की बढ़त है कि नहीं? सो इंक्रीज 3 टाइम्स की है ना, 75 की बढ़त है। हाउ मेनी टाइम्स इट हैज बिकम? 4 टाइम्स। तो दोनों में अंतर है, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो खैर ऐसे पूछ नहीं रहा है, तो सिर्फ ऐसे लिख दोगे नाउ द तुम कुछ लीजिए ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने ऑब्जेक्टिव के अलावा कहीं कुछ स्कोर नहीं किया है। जबकि आपने 5 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर किए, ये तेज, लेकिन इनमें घमंड नहीं है। आफ्टर ऑल, it is possible that an object in the state not accelerated motion due to external force acting on it, but no work is being done by, is it possible होना चाहिए, it is possible लिखा है तो is it, क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्ट in state of होना चाहिए, is in state of acceleration motion due to external force acting on it, यानी चीज तो एक्सीलरेटेड मोशन में हो, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा हो, लेकिन कोई काम न किया जा रहा हो, बट नो वर्क इज डन बाय ए फोर्स। तो एक्सीलरेशन हो लेकिन काम ना हो, ऐसा कब होगा बताओ? नॉब से तो कोई मतलब नहीं है, एन हटा दो, ठीक है। सो व्हेन वर्क इज नॉट डन, बोलो सर्कुलर मोशन में। कहने का मतलब है इफ ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, या कोई भी चीज है और उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन इधर है, तो परपेंडिकुलर हो, तो 3 केस हैं, या तो फोर्स 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो जाए। तीनों ही केसेस में वर्क डन 0 होता है। मान लीजिए कोई उधर बस जा रही हो, कोई यहाँ से धक्का दे और वो, लेकिन बस आगे बढ़ गई, तो जिसने जिसने धक्का दिया उन सबको लस्सी पिलाई गई, ये भी पहुंच जाए हमको भी लस्सी पिलाओ, हमने धक्का दिया, तो इसको नहीं मिलेगी लस्सी, क्योंकि तुमने तो परपेंडिकुलर धक्का दिया, तुम्हारा इस पे श्रेय नहीं है। ऐसा होगा कि नहीं? बस इधर जा रही, तुम ऐसे धक्का दो तो कोई मतलब है इसका, कोई कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से इफ अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर, तो क्या इसकी स्पीड सेम रहेगी? क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ वो उससे डायरेक्शन ही बदली जा सकेगी। तो इस तरीके से इफ अप्लाइड फोर्स इज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर ही रहे टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन वर्क डन क्या होगा?
is 0, such path will be circular path. ऐसा path क्या होगा? Circular path. And such motion will be, ऐसी motion क्या होगी? उत्कर्ष, ऐसी मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म ही हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड नहीं बदल पाएगा, ये चाह कर भी नहीं बदल पाएगा, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फोर्स का उस पर कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा है। परपेंडिकुलर से क्या बस की स्पीड बढ़ जाएगी? तुम ऐसे ऐसे धक्का दो, पीछे से दो तो शायद बढ़ जाए, लेकिन परपेंडिकुलर से तो कुछ भी नहीं होगी, इफेक्ट हो सकता है ना, तो कुछ भी नहीं होगा, बस डायरेक्शन बदलती चली जाएगी। सो सच मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। और जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है उसे क्या कहोगे? हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्वेश्चन में क्या एग्जांपल भी पूछे गए हैं, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो एग्जांपल में मोशन ऑफ, जो भी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व करती है कि रोटेट करती है? अपनी एक्सिस पे रोटेशन होता है, और अर्थ के चारों ओर क्या होता है? रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बताओ? रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है? सिर्फ यही बता पाए, और सुहाना ने भी बता दिया योइंग करके कि सर इतने घटिया क्वेश्चन है, दोनों ही कर रहा है, बेकार। बहुत बड़ी बात है। नहीं देखो, 9th में होकर 2 चीज बताइए। बोले अपनी एक्सिस पे घूमता हुआ वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन स्पिन्स at its own axis, however it revolves around nucleus. सुहाना रिपीट तो करो जरा। हाँ बोलिए दिव्या। Electron is at its position and revolve around the nucleus. आप रिपीट करिए सुहाना। If an object revolves in around a हाँ बोलो। एट इट्स ओन एक्सिस, एक्सिस तो बोलना ही पड़ेगा, जिस पे धुरी है ना, जिस धुरी पे धरती घूमती है उसे एक्सिस बोलते हैं। हाँ बोलो। न्यूक्लियर। अर्थ के बारे में बोलो। रोटेट भी कह सकते हो, स्पिन, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो जो अब जो बॉल को अपनी एक्सिस पे घुमा ले जाएगा उसे स्पिनर कहते हैं, फिरकी गेंदबाज, क्योंकि फिरकी दे रहा है। तो इसी तरीके से मोशन ऑफ अर्थ, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड, मोशन न लिख के आपको रिवॉल्यूशन की स्वतंत्रता है। सो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ऐसी बात। और या फिर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड, सन मूव नहीं करता कभी। वो मिल्की वे गैलेक्सी में वो अपनी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। गैलेक्सी यूनिवर्स के सेंटर का चक्कर लगा रही है। यूनिवर्स के आगे का हम लोग को पता नहीं, वैसे 50 बिलियन यूनिवर्स भी कहेंगे। एक गैलेक्सी में 50 बिलियन स्टार, उनमें से एक सन है, और ऐसे 50 बिलियन गैलेक्सी एक यूनिवर्स में है। जो हमारी मिस यूनिवर्स चुनी जाती है वो 50 बिलियन गैलेक्सी की सबसे सुंदरतम स्त्री होती है, ब्रह्मांड सुंदरी। ये मास्टर यूनिवर्स जैसे अमन अगर चुन लिए गए, ब्रह्मांड सुंदरा हो सकता है नहीं, तो अराउंड न्यूक्लियस। अगला देखें, नेक्स्ट इज ओके। तो why are gases highly compressible? कुमकुम कुछ अपनी राय दीजिए, फिर तो हम बता ही देंगे। आदिशिता। because of being intermolecular force attraction. बोलो अरविंद। Why gases are highly compressible? मयंक। क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। हाँ, स्पेस ज्यादा है, सो और ठीक है, सो दे कैन बी कंप्रेस्ड अप टू ए लार्ज, बहुत दूर दूर है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास, और ये गैस के हैं,
तो बताओ सॉलिड के रिस्पेक्ट में इसमें कितने गुना की दूरी है? हाँ? तुम तो जानते हो, कितने दिनों तक तुम याद रखे हो, अब वो सोचता रहेगा तुमने बता दिया, बोले 10 गुना दूरी, बहुत बड़ी बात है। ये 2 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर है। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम। इस डिस्टेंस को, जैसे नैनो में 10⁻⁹ आता है, और ये कितने पे है? 20। तुरंत अभी बता दिया, बोला कितने गुना की दूरी पर है। समझ आ गई बात? तो क्या कह सकते हैं? द पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स आर वाइडर अपार्ट, सो दे कैन बी कंप्रेस्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। क्या तुम ऐसा सोचते हो धरती को अगर अच्छा दबाया जाए तो एक पिन पॉइंट हो जाए? ऐसा होता है। और सारी पूरा ब्रह्मांड पिन सही तो निकला, यही तो बिग बैंग थ्योरी, जिसके लिए सब जगह आइंस्टीन की फोटो लगी। एक पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड निकला। धरती को कंप्रेस कर दो तो पॉइंट से भी छोटी बन के ब्लैक होल में चली जाए। न जाने कितनी गैलेक्सी को निकल चुका है ब्लैक होल, और यूनिवर्स में कितने ब्लैक होल हैं। इतनी हाई ग्रेविटी है कि आसपास गैलेक्सी आ जाए तो पूरी समा जाए। 50 खरब तारों के साथ अपने सभी प्लैनेट्स, और उसके साथ उसके चारों तरफ जितने भी उसके बाकी सैटेलाइट्स हैं, जैसे चंद्रमा हुआ, उन सब के साथ समा जाए। तो आप समझ गए? तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए अमन? व्हाई द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। यस, तो इस चीज को लिखो, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वाइडर अपार्ट। These are having intermolecular separation 10 times greater than the solids. Intermolecular separation. Ten times greater than solid. So these, त्रिशूल के आगे का सेंटेंस पूरा कर दो। So these फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये जानने के लिए कि तुम समझ रहे हो। So these आर हाईली कंप्रेसिबल। छोटा सा ही करो, हाईली चलिए A stone is dropped in a well 44.1 meter deep. तो अगर ये बुक की तरह का ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक यहाँ पर इसमें डीप है और उसने पत्थर गिरा दिया, तो यहाँ पर जो बाहर में एक लड़का खड़ा है, उसने ये पत्थर गिराया, तो उसके बाद यहाँ वाटर है, तो उसको कितनी देर बाद साउंड सुनाई पड़ेगा? तो पहले गिरने का सोचो, तो उसके लिए आप जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, फिर साउंड की स्पीड या उससे टाइम निकालो, स्पीड अपॉन डिस्टेंस जो भी है, उस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो फेंकने के कितनी देर बाद उसे आवाज सुनाई पड़ेगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसने थोड़ा सा अलग बोल दिया है, उसने कहा कि उसको 3.13 सेकंड के बाद सुनाई पड़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड निकालो। अच्छा, बुक के क्वेश्चन में क्या था कि कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगा, स्पीड ऑफ साउंड दी गई थी, इसने समय दे दिया है, अब स्पीड निकलवाना है। सो टोटल टाइम ऑफ ये जो भी ड्रॉप, तो क्या होगा, मतलब जो ड्रॉपिंग का साउंड जो होगा ना, स्प्लैश, जो दो चीजें हैं, तो T1 प्लस T2 दो टाइम है कि गिरने में लगा समय, T1 इज द टाइम। तो अब जरा देखो कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें T1 निकाल लीजिए। तो जब ऊपर से फेंका गया तो इसकी स्पीड कितनी थी, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी इसकी
डेप्थ कितनी है? ये तो 44.1 मीटर डीपर है। 10 ये तो पानी है, ये तो सब पानी है इसके नीचे। तो 44.1 U0 है T1 और प्लस हाफ, अब G 9.8 ठीक है, तो 9.8 इंटू T1 स्क्वायर, तो 44.1, इससे इसको कट कर दो तो क्या 4.9 होगा। T1 स्क्वायर इससे निकालिए 44.1 अपॉन 4.9 इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर। ये चीज नीचे ले ली तो ये डेसिमल हटा, ये हटा। अब क्या ये 7 से कटेगा? 42 7 से कट जाएगा, 7 7 इज 49 और 7 6 आर 42 और 7 3 आर 21 तो फिर 7 से इसको काटो 9 आ गया, तो T1 कितना हो गया? दैट इज 9 का रूट। वैसे प्लस माइनस दोनों आएंगे लेकिन निगेटिव में टाइम हो नहीं सकता, रूट T1 कर दिया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सर ये लाइन लिखनी जरूरी है। तो हमने लिख लिया, इसको पहले लिखना पड़ेगा। अभी T1 स्क्वायर कितना आ गया 9, फिर जब स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस, ये अगली क्लास से लिखाई जाएगी लेकिन थोड़ा सा हम पहले से भी बता देते हैं कि गलती ना होने, तो यार नहीं लगाओगे प्लस माइनस तो फिर अगली क्लास में लगाने में दिक्कत होगी, तो शुरू से ही सीखो। क्योंकि दोनों ही मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम ये मुझे बताओ कि अगर x स्क्वायर 4 है तो x की वैल्यू बताओ। -2 और 2 दो हो सकती हैं, और अगर तुम प्लस माइनस नहीं लगाओगे तो तुम दो आंसर कैसे पाओगे? क्या देख लो, -2 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, और 2 तो इसके दो सोल्यूशन हुए ना। तो आप अगर ऐसे सोचोगे कि मैं सिर्फ इसका रूट करके पा जाऊं तो अगले सवाल से वंचित रह जाओगे, अगले आंसर से। यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ नेक्स्ट आंसर, इसके दो आंसर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों ही निकालने चाहिए। फिर बाद में अगर हम जस्टिफाई नहीं कर पाए तो रिजेक्ट कर दो। तो इसलिए T1 की क्या वैल्यू आई बताइए, तो +-3 आ गई, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से T1 आ गया 3 सेकंड में, तो वो नीचे पहुंची है। आप वो स्टोन जो है या पेबल वो नीचे पहुंचा, अब उसकी आवाज सुनो। तो आवाज सुनने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे देविका, बताओ। अब उसकी साउंड ऊपर जाएगी तो उसके लिए क्या लगाया था, एवरेज स्पीड का बताओ। हाँ बताओ उत्कर्ष। एवरेज डिस्टेंस सही है। दैट इज T2 के लिए। तो हमें मालूम है स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो साउंड की स्पीड, ठीक है, तो यहाँ पर साउंड की स्पीड हमें मालूम नहीं है। नेट स्पीड ऑफ साउंड, सर T2 तो निकाल सकते हैं आप 3.13 अब तो अब इससे माइनस कर देंगे, ये 3 सेकंड आ गया तो T2 तो निकाल के वहां रखने जा ही नहीं, T2 तो निकल ही आएगा। तो T कितना है बताइए, T1 प्लस ये 3.3 सेकंड है क्या, 3.13 लिखे यहाँ पर, 3.13, दिस इज 3 सेकंड और प्लस T2, तो T2 कितना हो गया, दैट इज 0.13 सेकंड, ये T2 हो गया। अब इस T2 को यहाँ रखो। लेट स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो गई, अब इसी में सब चीजें रख दो बस। अब साउंड ऊपर जाएगा तो बोलिए स्पीड क्या लिखें, डिस्टेंस कितनी दी है, कितना उसे ऊपर जाना होगा, 44.1, और समय कितना लेगा वो जाने में, 0.13। अच्छा, पत्थर के गिरने में 3 सेकंड लगा और साउंड के ऊपर जाने में 13 सेकंड लगा। यही बात है, अभी नहीं हटाएंगे, इसका एक 0 बढ़ा लें फिर हटा दें। मतलब ये 2 डिजिट पहले है, वो एक हम ऐसे नहीं हटा सकते, तो इक्वल होना चाहिए ना राइट से। अब हमने कर दिया तो ये कितना हो गया, 4410 अपॉन 13 से डिवाइड करो
जब ए है, जैसे ए ऐसे होता है और तुम ये कैसा ए बनाते हो, एस बना लेते हो अमन, भाई ए ऐसा हो सकता है ना, और तुम कहते हो हम तो ऐसे बनाएंगे, मेरे एस को ए माना जाए। ऐसे बनाने देख लो आपके पूरा, आपके पास आंसर शीट है दी गई मैंने तो ऐसा बताया। सारे ये। चलिए, तो दैट इज 13 3 39 और 5 1, तो क्या होगा 13 चौका 1 4 तो नहीं आ पाएगा 13 चौका 1, तो क्या किया जाए फिर से 39, अब यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 120, तो 13 9 जा ना 170, फिर 3 बचेगा 13 2 जा, तो स्पीड इज 339.2 मीटर पर सेकंड। 24 आसान सा सवाल है, तुम बताओ, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? अरे हाँ ये रुक जाओ, रुकिए, इवेपोरेशन हमारे ना तो वही हम बताने दो, पूछेंगे आपसे। दिशिता, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, उनको आंसर दिया करो, बोलो। दिशिता से हम मजबूरी में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपके लिए काबिल, आप बोलो बेटा। देविका आप बताइए। Because it absorbs sweat. कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, फिर Good in the water. स्वेट है वाटर, ठीक है। And it allows it to evaporate, सही बता रहे, फिर बोलो। While evaporating, this sweat takes latent from our body and keeps us cool. जब ये कॉटन क्लॉथ हमारा स्वेट एब्जॉर्ब करेगा, इससे एवोपरेशन के रेट पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उसके फाइबर में चला जाएगा, उससे उसका काफी सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी ही हो जाएगा। सो कॉटन क्लॉथ इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, ठीक है। सो इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड द सरफेस एरिया of sweat increases, so rate of evaporation also increases. The evaporating sweat, या आप वाटर ही लिख लो, वाटर ही इंक्रीज होता है, नमक तो नहीं इवेपोरेट होता ना, नमक तो हमारी बॉडी में जाएगा। तो evaporating water takes latent heat from our body, hence it keeps us cool। देखो इस बात को कि कॉटन क्लॉथ्स, आप कॉटन की रस्सी को एक तरफ पानी में डुबो दो पूरी भीग जाएगी, या टॉवेल को एक सिरा डुबो दो पूरा भीग जाएगा। रेशम के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कॉटन में ऐसा होगा ना। सो कॉटन क्लॉथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो क्या होगा, दैट व्हेन it absorbs sweat, then the surface area of water increases to a large extent, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, उत्कर्ष सेंटेंस पूरा करो। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, As increase in surface area also increase the rate of ठीक है। evaporation. सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया increases rate of evaporation। अब दिशिता, इवेपोरेटिंग वाटर, सेंटेंस पूरा करो। इवेपोरेटिंग वाटर, बताना नहीं, इवेपोरेटिंग वाटर, ये कुछ भी बोलती नहीं है, बहुत शाई नेचर की। देविका सेंटेंस पूरा करो। It takes latent heat from our body and keeps
लेटेंट हीट, ये हमारी बॉडी से गुप्त ऊष्मा ले लेती है फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप्स अस कूल। इतनी बात हो गई। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। Now, 5 न्यूटन का फोर्स m1 पे लगाया और एक्सीलरेशन इतना पाया, और m2 पर वही फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन इतना पाया। दोनों पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये m1 है और ये m2 है। इस पर जब मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो एक्सीलरेशन ये f1 है, तो इस पर भी f तो सेम ही है तो f1 लिखने की जरूरत नहीं है। 5 न्यूटन का लगा दिया और एक्सीलरेशन पहले पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे पे 20 है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इस पर एक्सीलरेशन है। अरविंद ये बताओ कौन हैवियर है कौन सा लाइटर है? दूसरा वाला पहला वाला है दूसरा वाला हेवियर है। ये ठीक है क्योंकि मोती को उछालोगे बहुत तेज उछल जाएगा। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, बोला ये हल्का होगा तभी तो इतना उछल गया, और पत्थर को उछालो तो धीरे टैलेंट होता है भाई, ये मास ज्यादा होगा। समझ है बात कि नहीं? तो इस तरीके से F क्या होता है m1a1, तो 5 किसके इक्वल हुआ 10, तो बोलिए m1 कितना हुआ तो 0.5 kg, आधा किलो का हुआ क्या m1। और जरा ये देख लो F क्या हुआ m2, ये तो 5 ही रहा, लेकिन इस पर जब वही फोर्स लगाया तो इसको कितना एक्सीलरेशन हमें मिला 5/20 से डिवाइड करो अरविंद, कितना पाओगे 0.2। ये काफी अच्छा रहा। फिर भी अरे रिस्पेक्ट करा करो, वो कह रहा है 4 तो 4 बोल दो। किसी की खुशी के लिए कुछ बोला जाए तो बिगड़ता नहीं तुम्हारा, उसका मन खुश हो जाता। अब अभिषेक भी मेरी तरह डफा रहा है, एक खुशी होती है नहीं कह सकते। दूसरे के लिए लोग कितना कर देते हैं, परोपकार करो। तो m1 m2 अब आगे का क्वेश्चन क्या है? इफ दीज आर टाइड टुगेदर देन व्हाट विल बी द नेट एक्सीलरेशन। अगर आप दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो बताओ एक्सीलरेशन 10 से कम होगा कि 20 से ज्यादा दिखे? बीच में करेक्ट, दैट इज इफ दीज आर टाइड टुगेदर। मान लो ये दोनों ही मास हमने बांध दिए, इनको आपस में बांध दो और फिर फोर्स लगाओ, तो बोलो F इज इक्वल्स टू, अब नेट मास कितना होगा m1 प्लस m2 और उसका एक्सीलरेशन कितना होगा a, तो कितना फोर्स लगाया और मास बताओ जरा कितना कितना आया था, और इनटू में बोलो सही है। इन दोनों से 5 आया और 0। अरविंद इन दोनों को ऐड तो करो जरा। 0.75। सही है, तो अच्छा बता दिए। मुझे लगा 0.30 बोल रहे हैं। वो कई जगह सही बता देते हैं। मैं तेरी खुशी एक और तुमसे पूछेंगे, बताओ इसका कुछ निकल रहा है माइंड में तुम्हारे? थोड़ा सा हम बता भी देंगे आपको, ये 500 लिखो। अब कुछ 25 से काटे, 25 कितना 20/3 ना, 0.6 जल्दी बता दिए। 20 यानी इन्होंने 20/3 कर लिया, तो 20/3 कितना होता है इसी के साथ मेरा आंसर 6 बार ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही रखिए। सर ए के बाद 6.6 बार है। हाँ 6 बार लिखो, जब बार बार आए तो बार लगा देते हैं।
नहीं आ रहे